हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का जीएस टेल्स पर एक बार फिर से हाजिर हैं। घटना चक्र 2023 का जो हमने सीरीज स्टार्ट किया उसका दूसरा लेक्चर, जिसमें कि भारत का भूगोल उसको हम कवर कर रहे हैं। पहले वाले में आई थिंक ठीक ठाक ही रिस्पांस रहा, अच्छा रिस्पांस रहा। सबने कम से कम 10-12 लोगों ने कमेंट करके अप्रिशिएट किया, तो थैंक्स फॉर दैट। और आशा करता हूँ कि इसको भी आप जो है अच्छे से देखेंगे, आपको अच्छा लगेगा और अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली में शेयर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं भारत का भूगोल घटना चक्र 2023 का पार्ट 2, मानक समय स्टैंडर्ड टाइम। मानक समय के बारे में सिर्फ एक चीज़ ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम IST जो है वो कहाँ से होकर जाती है, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये जो लाइन है, एक लाइन ऐसे जाती है इंडिया से होते हुए, वो गुजरती है प्रयागराज के नैनी से, ठीक है, मिर्ज़ापुर से, आदि स्थानों से होते हुए गुजरती है। वो मेन पॉइंट है जिसको हम भारतीय मानक समय या प्रमाणिक मध्याह्न रेखा बोलते हैं, वो है 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर, 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर। ठीक है, ये प्रयागराज नैनी मिर्ज़ापुर, ये सीधे सीधे क्वेश्चन में पूछा गया है, इसलिए हमने इसको हाईलाइट किया। अब देख लेते हैं कि ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच मीन टाइम से हम कितना आगे हैं, तो 5 घंटा 30 मिनट आगे हैं। ठीक है, ये सब अभी आपको धीरे धीरे कैलकुलेशन समझ में आ जाएगा, कैसे 5 घंटा 30 मिनट हम आगे कैसे आते हैं। फिलहाल एक सीधा सीधा क्वेश्चन है, ठीक है, कि ग्रीनविच मीन टाइम से, ग्रीनविच माध्य समय से हम कितना आगे हैं, इंडिया कितना आगे है। ठीक है, तो 5 घंटा 30 मिनट। अब इंटरनेशनल लेवल पर अलग अलग टाइम जोन बनते हैं, ठीक है, तो उसके लिए इंटरनेशनल लेवल पे एक्सेप्ट किया गया है कि 7 डिग्री 30 मिनट, 7 डिग्री 30 मिनट का जो डिफरेंस होता है, ठीक है, देशांतर में, उसमें 30 मिनट का टाइम कवर होता है, तो वहाँ पर एक नया टाइम जोन माना जाता है। ठीक है, जो बहुत बड़े देश जैसे यूएसए हो गया या फिर रसिया हो गया, इन लोगों का मतलब एरिया काफ़ी ज़्यादा है ना, लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल दोनों, तो इस बेस पर जो है इनको कई टाइम जोन्स अपना डिसाइड करना पड़ता है। और इसी बेस पर एक और पॉइंट ये है कि भारत का जो एकदम पश्चिमी पॉइंट है दैट इज़ गुजरात, और जो एकदम पूर्वी पॉइंट, पूर्वी स्टेट है, वो है अरुणाचल प्रदेश। दोनों के बीच में पिछले लेक्चर में ही कैलकुलेट किया गया था, अराउंड 30 डिग्री का जो है डिस्टेंस है। ठीक है, 30 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस है, तो देशांतरीय डिस्टेंस है, लॉन्गिट्यूडनल जिसको बोल सकते हैं। तो उससे क्या होगा, लगभग 2 घंटे का डिफरेंस आएगा अगर आप गुजरात में हैं और एक लोग यहाँ पे खड़े हैं। ठीक है, तो इसका कितना 68 डिग्री 7 मिनट, ठीक है, 68 डिग्री 7 मिनट है, और ये है हमारा 97 डिग्री 25 मिनट। ठीक है, तो इससे लगभग 30 डिग्री का डिफरेंस आता है, जिससे कि 2 घंटे का समय कवर होता है। ओके, और 82 डिग्री 30 मिनट जो है वो पूर्वी यामी उत्तर, ये ध्यान देना ज़रूरी है कि हम जो है पूर्वी गोलार्ध में ही हैं, पूर्वी और उत्तरी गोलार्ध में पूरी तरीके से हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो 82 डिग्री 30 मिनट की पूर्वी देशांतर रेखा है, वो भारत में कौन कौन से राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, तो जैसा कि हमने बताया, प्रयागराज जो कि पहले इलाहाबाद कहा जाता है, उसके नैनी से, ठीक है, वो जो इस हिसाब से हो गया उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश के बाद मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद उड़ीसा एंड फिर आंध्र प्रदेश। तो कुल मिला के टोटल 5 स्टेट से हमारी जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। ठीक है, 5 स्टेट से। अभी इनको याद करने का एक ट्रिक भी है हमारे पास, जो कि बोनस पॉइंट आपके लिए बनेगा। ठीक है, 3-4 ट्रिक हम ऐसे लेके आएंगे हर एक लेक्चर में, जो एक्स्ट्रा बोनस के पॉइंट के तौर पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, तो उसके लिए भी आप जो है तैयार रहें। भारतीय मानक समय की यामी उत्तर रेखा उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कुल 5 प्रदेश से होकर गुजरती है। कैसे याद करेंगे, ट्रिक है मकाऊ। मकाऊ का मतलब है एम से हो गया मध्य प्रदेश, ठीक है, ए से हो गया आंध्र प्रदेश,
सी से हो गया छत्तीसगढ़, ओ से हो गया उड़ीसा एंड यू से हो गया उत्तर प्रदेश। आप देख सकते हैं उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से होके इलाहाबाद या प्रयागराज के नैनी से होके, उसके बाद एमपी, फिर छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा और फिर लास्ट में जो है आंध्र प्रदेश से 5 स्टेट से होके गुजरती है। ट्रिक है मकाऊ। ओके, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट पॉइंट। ये जो प्रधान याम्योत्तर या 0 डिग्री देशांतर होता है, इसके पूर्व और पश्चिम, ठीक है, इसके पूर्व एंड पश्चिम दोनों तरफ 180 डिग्रीज बनती हैं, मतलब 180 देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं। तो कुल मिलाकर दोनों कितना हो गया 360। ठीक है, पूरी पृथ्वी पर जो है 360 याम्योत्तर रेखाएं या देशांतर रेखाएं खींची जाती हैं, और 360 जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो कुल मिलाकर 360 डिग्री कवर करती हैं। अर्थात कहने का मतलब ये है कि 1 डिग्री या 1 याम्योत्तर रेखा जो है 1 डिग्री का एंगुलर डिस्टेंस कवर करती है। ठीक है, बस इसमें यही चीज़ कहा गया है। अब ये देख लीजिए, ये जो है अपने आपके घटना चक्र में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये भी एक बोनस पॉइंट है कि जो हमारा प्राइम मेरिडियन है, जो ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, प्राइम मेरिडियन बोलें या 0 डिग्री देशांतर बोलें, जिसे 0 डिग्री देशांतर, वो इंटरनेशनल लेवल पर कौन कौन से कंट्रीज से होते हुए जाती है। तो उसकी ट्रिक है सेब एन एटीएम प्राइम की गर्लफ्रेंड है। ठीक है, ये वैसे अगर देखा जाए तो मतलब होना तो चाहिए कायदे से बात करें तो सिर्फ एक ही गर्लफ्रेंड होनी चाहिए, किसी किसी की तो एक भी नहीं होती है, और प्राइम की यहाँ पे 2 गर्लफ्रेंड दिखाई गई हैं। उसका कारण बस इतना है कि आपको थोड़ा सा ट्रिक बनाया गया है। सेब और एटीएम प्राइम की गर्लफ्रेंड हैं। अब देखते हैं सेब और एटीएम का मतलब क्या है। ठीक है, सेब जो है आप यहाँ पे देखिए स्पेन, ओके, स्पेन हो गया, एंड ई से जो है, ई से हमारा हो गया इंग्लैंड। आप इंग्लैंड को मतलब ई से कंसीडर करें, एंड बी से जो है वो बुर्किना फासो। ठीक है, बुर्किना फासो ये है, ये बी से हो गया। सेब मतलब कि स्पेन, इंग्लैंड एंड बुर्किना फासो। एटीएम का मतलब हो जाएगा, ए से हो जाएगा अल्जीरिया, ठीक है, एंड टी से हो गया टोगो, टोगो कंट्री है, ये अफ्रीका की कंट्री है, एंड एम से आपका हो गया माली, ये भी अफ्रीकन कंट्री है। ठीक है, सेब एंड एटीएम हो गए। फिर प्राइम की गर्ल से जो हो जाएगा घाना, जी से घाना, और फ्रेंड से फ्रांस। ठीक है, तो कम से कम यूके, फ्रांस एंड स्पेन, ये 3 जो मेन यूरोपियन कंट्री हैं उनसे पास होती है 0 डिग्री देशांतर या ग्रीनविच मीन लाइन, एंड अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना, 5 कंट्री ऐसी हैं ये जो अफ्रीका कॉन्टिनेंट से आती हैं, तो वहाँ से पास होती है। कुल मिला के 8 कंट्रीज से जो 0 डिग्री देशांतर है या ग्रीनविच मीन लाइन है वो पास होती है। डिफरेंस में देखना चाहें तो टोटल 8 कंट्री हैं। यूरोप की 3 कंट्रीज हैं, यूके, फ्रांस एंड स्पेन, एंड अफ्रीका की कंट्रीज हैं अल्जीरिया, माली, बुर्किना फासो, टोगो एंड घाना। ओके, पृथ्वी 24 घंटे में 360 डिग्री घूम जाती है। 24 घंटे मतलब कितना मिनट बनेगा 1440 मिनट। ठीक है, अगर 360 डिग्री घूमने में 1440 मिनट लगता है, ठीक है, तो 1 डिग्री घूमने में लगेगा 4 मिनट। ओके, मतलब कि 14 से 40 में 360 से डिवाइड करेंगे तो 4 मिनट लगेगा। अर्थात 1 डिग्री देशांतर जब हम कवर करते हैं ग्लोब पर, मैप पर, तो 4 मिनट के एंगुलर डिस्टेंस के बराबर होती है। ओके, इस हिसाब से अगर 1 डिग्री 4 मिनट कवर करता है तो 15 डिग्री 1 घंटा कवर करेगा। ठीक है, 1 आवर, 15 डिग्री में जो है 1 आवर कवर होगा। यहाँ पे देखें, ये देशांतर रेखाएं हैं, 2 देशांतर रेखाओं के बीच 4 मिनट के डिस्टेंस। ठीक है, एंगुलर डिस्टेंस जो है वो 4 मिनट, और वैसे डिस्टेंस जो है रियल डिस्टेंस वो होती है 111 किलोमीटर। 111 किलोमीटर बताए थे कल कि अक्षांशीय रेखाएं हों या देशांतर रेखाएं हों, दोनों के बीच की एवरेज जो डिस्टेंस है वो 111 किलोमीटर होती है। लेकिन मैक्सिमम डिस्टेंस 2 देशांतर रेखाओं के बीच में भूमध्य रेखा पर होती है, जो कि 111.32 किलोमीटर होती है। ठीक है, और 1 डिग्री देशांतर रेखा कवर करती है 4 मिनट एंगुलर डिस्टेंस। ओके, इस हिसाब से 15 डिग्री बराबर हो जाएगा 1 घंटा।
ठीक है। अब यहाँ से देखिए, इंडिया 5 घंटे 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन लाइन से, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम से। तो क्या हो जाएगा इंडिया की, अगर आप देशांतरी स्थिति देखें तो 5 घंटा मतलब 15×5 = 75, 1 घंटा में 15 डिग्री कवर करता है, तो 5 घंटे में 75 डिग्री कवर करेगा। और अभी हमने बताया कि टाइम जोन कंसीडर करने के लिए इंटरनेशनल स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर 30 मिनट के लिए एक अलग टाइम जोन बनाया जाता है जो कि 7 डिग्री 30 मिनट होता है। तो ये हो गया 75 डिग्री और 7 डिग्री 30 मिनट, अर्थात 82 डिग्री 30 मिनट। इस तरीके से आप देख सकते हैं कि आंकड़ों से कैसे आप खेलते हैं जिससे कि आंकड़े आपकी कंट्रोल में आ जाएं, ठीक है। थोड़ा सा गुणा भाग अगर करेंगे, जैसे हमने देखा 82 डिग्री 30 मिनट आपको पहले याद करना होता, लेकिन अब अगर आप जानते हैं कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है, भारतीय मानक रेखा, वो 5 घंटा 30 मिनट आगे है ग्रीनविच मीन टाइम से, तो जिससे पता चल जाएगा आपकी कि अक्षांशीय स्थिति हमारी है, देशांतरी स्थिति 82 डिग्री 30 मिनट। ओके। इसी साथ ही एक चीज़ और आप जान लीजिए कि ये मान लीजिए पूर्वी गोलार्ध हो गया, ये पश्चिमी गोलार्ध हो गया, तो अगर ये ग्रीनविच मीन टाइम है, ठीक है, ग्रीनविच मीन टाइम है या 0 डिग्री देशांतर है, तो इसके पश्चिम में जाने पर हम समय से पीछे चलते हैं, समय में पीछे चलते हैं, और आगे जाने पर जो कि इंडिया है, इंडिया आगे है, तो इंडिया मतलब पूर्व में जाने पर हम समय से आगे चलते हैं। जैसे कि इंडिया की अक्षांश देशांतरी स्थिति है 82 डिग्री 30 मिनट, तो क्या हुआ, हम 5 घंटे 30 मिनट आगे हैं, अर्थात जब यहाँ इंग्लैंड के ग्रीनविच लाइन पे जो है, जब रात के 12 बजेंगे तो हमारे यहाँ सुबह के 5:30 बजेंगे, ठीक है, समझ में आ गया। और वही चीज़ अगर रात के 12 बजे हैं ग्रीनविच मीन लाइन पे, तो इधर यूएसए में जो है जितना भी एंगुलर डिस्टेंस होगा उस हिसाब से वो पीछे रहेगा। अभी आपको आगे भी थोड़ा और अच्छे से क्लियर होगा ये चीज़। 180 डिग्री 0 से 180 डिग्री पूर्व की ओर जाने पर 12 घंटे कवर होता है, पश्चिम की ओर जाने पर उतना ही 12 घंटे पीछे हो जाता है, वही चीज़ मैंने बताया, ठीक है। कुल मिलाकर अगर पृथ्वी के एक छोर से दूसरे छोर, ठीक है, जो हमारा इक्वेटर, उसके एक छोर से दूसरे छोर तक अगर हम पूरा डिस्टेंस कवर करें, ठीक है, 360 डिग्री का डिस्टेंस कवर होगा और 360 देशांतर रेखाएं कवर होंगी, ठीक है। उतने में 24 घंटे का अंतर आ जाता है, अर्थात पूरे एक दिन का अंतर आ जाता है, ठीक है। अभी आपको मैप से थोड़ा और बेहतर क्लियर होगा। और जहाँ पर ये दोनों 180 डिग्रीज ईस्ट एंड 180 डिग्री वेस्ट वाली जो लाइंस मिलती हैं, वहाँ पर बोला जाता है कि ये अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन, एक काल्पनिक रेखा खींची गई, उसको माना जाता है कि वो अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन है। यहाँ पे देखिए अंतर्राष्ट्रीय डेट लाइन, अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, इंटरनेशनल डेट लाइन कहाँ कहाँ से होके गुजर रही है। इसमें आर्कटिक महासागर, फिर अलास्का जो कि यूएसए का पार्ट, ठीक है, बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग सागर, साइबेरिया, अप्लासियन आइलैंड। अब यहाँ पे देखिए ये हो गया सोमवार, ये हमारा ईस्टर्न पार्ट है, ठीक है, पूर्वी गोलार्ध, ये पूर्वी गोलार्ध है, पूर्वी गोलार्ध आगे है, और ये पश्चिमी गोलार्ध देख रहे हैं, ये सब यूएसए का पार्ट है, ठीक है, यूएसए का पार्ट है। तो इसमें ये हो जाएगा कि जब ग्रीनविच मीन टाइम के पीछे 180 डिग्री पर, यहाँ पर जो होगा, यहाँ संडे है, तो ग्रीनविच मीन टाइम के आगे 180 डिग्री पर यहाँ ऑलरेडी मंडे चल रहा होगा, मतलब पूरा एक दिन का अंतर आ गया, 24 घंटे का अंतर आ गया, ठीक है। 3-4 बातें आप ध्यान से सुने, तो ये चीज़ है। तो दूसरे मैप पे हम ये देखना चाहेंगे कि ये जो इंटरनेशनल डेट लाइन है ना, ये एकदम सीधी रेखा में नहीं खींचा गया है, ऐसे टेढ़ा मेढ़ा करके, ताकि उनका जो मतलब जिस कंट्री का जितना एरिया हो, जितनी बाउंड्री हो, ठीक है, उसको कवर कर लिया जाए एक ही टाइम जोन में। ऐसा ना हो कि इंडिया के आधा तरफ जो है सोमवार चल रहा है तो अगले साइड में जो है मंगलवार चल रहा है ना, ये चीज़ ना हो। तो इसलिए थोड़ा तिरछा टेढ़ा मेढ़ा खींचा गया है, ताकि उनकी बाउंड्री एक ही, मतलब बाउंड्री एक साथ रहें। तो कालू, किरिबाती, समोआ, फिजी, टोंगा, ये सारी जो कंट्रीज़ हैं, यहाँ से होते हुए जो इंटरनेशनल डेट लाइन गुजरती है। ओके। अब ये बड़े मैप पे आप देखेंगे, जनरली आपने ऐसा मैप नहीं देखा होगा, आप मैप ये देखते हैं कि ये जो यूएसए एंड कनाडा, ये सारी कंट्रीज हैं, साउथ अमेरिका का कॉन्टिनेंट, ये हमें यहाँ पे नज़र आता कहीं पे, ठीक है। लेकिन इसमें थोड़ा ये इंटरनेशनल डेट लाइन दिखाने के लिए
कि इंटरनेशनल डेट टाइम कहाँ पे मिलती है, ऐसे ये मैप इस तरीके से दिखाया गया है। ठीक है, यह हो गया हमारा पूर्वी गोलार्ध, ये हो गया पश्चिमी गोलार्ध। ठीक है, तो यहाँ पर अगर इधर संडे है इधर पूरा मंडे होगा। ओके, इस तरीके से आप देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ से ये इंटरनेशनल डेट लाइन होके गुजर रही है। अब आ जाते हैं क्वेश्चंस पर। ठीक है, जब भारतीय मानक समय, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि भारतीय मानक समय इंडियन स्टैंडर्ड टाइम की याम्योत्तर पर अर्धरात्रि है, अर्थात रात के 12 बजे। ठीक है, रात के 12 बजे जब भारतीय टाइम है, उस समय किसी स्थान पर सुबह के 6 बजे हैं, अर्थात छः घंटा ये आगे है। रात के 12 बजे और ये सुबह के 6 बजे, ये कोई ऐसी जगह है जहाँ पर 6 बजे हैं सुबह के। ठीक है, तो पूछ रहा है उस स्थान की याम्योत्तर अवस्थिति देशांतरीय अवस्थिति क्या होगी। तो आपको पता है कि हमारा जो इंडियन स्टैंडर्ड टाइम है वो जाता है 82 डिग्री 30 मिनट देशांतर से। ठीक है, तो यहाँ से 6 घंटे और कवर करने के लिए कितना देशांतर और कवर करना होगा। ठीक है, कितना देशांतर कवर करना होगा, 82 डिग्री 30 मिनट ऑलरेडी इंडिया का है जब यहाँ पे 12 बज रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ से 6 घंटा और आगे है, तब यहाँ सुबह के 6 बजेंगे। तो 6 घंटा कवर करने के लिए जब 1 घंटे के लिए 15 डिग्री होता है, तो 6 घंटे के लिए कितना होगा, 6 घंटे के लिए हो जाएगा 15 गुणे 6 अर्थात 90। ठीक है, 15 छक्का 90, तो 90 डिग्री और कवर करना होगा। ठीक है, 82 डिग्री 30 मिनट से 90 डिग्री अगर हम और कवर करेंगे तो सुबह के 6 बज जाएंगे। ठीक है, तो टोटल डिग्री कितना हुआ, देशांतरी स्थिति कितनी हुई, 82 प्लस 90 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ये ध्यान देना जरूरी है क्योंकि भारत जो है पूर्वी गोलार्ध में अवस्थित है। ओके, ऑप्शन में इसमें हालांकि घुमा के दिया थोड़ा सा, मेंस का क्वेश्चन था, यूपीएससी मेंस का, यूपीपीसीएस मेंस का सॉरी, 172 डिग्री 30 मिनट पूर्व। ठीक है, मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, गुजरात के सबसे पश्चिमी गांव और अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर स्थित वालांग के समय में कितने घंटे का अंतराल होगा। कैसे पता करेंगे, बस इन्होंने एक हिंट दे दिया है कि गुजरात का सबसे पश्चिमी अर्थात यहाँ वाला और अरुणाचल प्रदेश का सबसे पूर्वी, तो दोनों के बीच में आपको पता है कि कितना डिग्री का डिस्टेंस है, 30 डिग्री का। ओके, और 15 डिग्री में 1 घंटा कवर हो जाता है। ठीक है, तो 30 डिग्री में कितना घंटा कवर होगा, 2 घंटा। ठीक है, ओके, एज इट गोज। ठीक है, 2 घंटा कवर हो गया। ये काफ़ी दमदार सवाल है। ठीक है, दमदार सवाल ऐसे है, इसमें पूछ लिया है, मतलब इतना आपको, अब देखिए काफ़ी माइन्यूट मैप की डिटेलिंग आपको पता होनी पड़ेगी। देशांतरी स्थिति तो नहीं जान सकता कोई भी, किसी को याद नहीं होगा, लेकिन हाँ रिलेटिव पोजीशन तो याद कर सकते हैं कि ये इस लाइन पे पड़ेगा, किसकी साइड में पड़ेगा, किसके इस साइड में पड़ेगा, है ना, वेस्ट में पड़ेगा कि ईस्ट में पड़ेगा, पूर्व पश्चिम में किधर पड़ेगा। जबलपुर की देशांतर रेखा इंदौर और भोपाल की देशांतर रेखाओं के बीच है। ठीक है, तो कह रहा है जबलपुर की देशांतर रेखा, अभी हम इसको मैप में देखेंगे। ओके, तो दूसरा स्टेटमेंट है, औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच है। ध्यान देने वाली बात, यहाँ देशांतर बोल रहा है, यहाँ पर अक्षांश बोल रहा है, बहुत माइन्यूट डिफरेंस है। देखिए आईएएस का सवाल है, बहुत ऑब्वियस है, ऐसे पेचीदा जो सवाल होते हैं वो आईएएस के ही हो सकते हैं। ठीक है, आई एम गिविंग अ स्वीपिंग स्टेटमेंट, बट मैं कह सकता हूँ कि ऐसे इतने पेचीदा सवाल तो आईएएस के ही हो सकते हैं जो पूरा माइन्यूट डिटेलिंग मांगते हैं, मैप की अंडरस्टैंडिंग। इसलिए आपको बार बार मैप देखना बहुत ज़रूरी है। बंगलुरु की अवस्थिति चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती, ये इतना इंटरेस्टिंग सवाल है। जब हम पहली बार कर रहे थे तो मतलब हमने गलत ही किया था, मोस्टली सभी लोग गलत कर सकते हैं। जैसे कि हमारी मैप की अंडरस्टैंडिंग होती है कि कर्नाटका यहाँ है और तमिलनाडु यहाँ है, तमिलनाडु की कैपिटल चेन्नई है और कर्नाटक का कैपिटल बेंगलुरु है। ठीक है, तो कर्नाटका तो तमिलनाडु से नॉर्थ में है, तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि जो बेंगलुरु है वो चेन्नई से उत्तर में होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। पिछली बार भी हमने आपको नागपुर का वो अक्षांशीय स्थिति और उसकी जो है धौलपुर, उसकी अक्षांशीय स्थिति की तुलना करके बताया था कि मतलब अगर आपको मैप में रिलेटिव पोजीशन की जानकारी नहीं है तो फिर धोखा खा सकते हैं। चलिए मैप के साथ इसको देखते हैं। ठीक है, मैप में सबसे पहले जबलपुर किधर है,
अगर आप जबलपुर देखना चाहें तो जबलपुर है हमारा यहाँ पर, ठीक है। जबलपुर का देशांतर कुछ ऐसे आएगा, ओके, ऐसे। आई थिंक हमको कोई दूसरा चूज करना चाहिए, ये वाला। जबलपुर है यहाँ पे, ओके। और उसके लिए अक्षांश कौन सा आएगा, कुछ ऐसे आएगा, है ना। और फिर जो दूसरा क्या है, भोपाल। भोपाल है यहाँ पर, ठीक है, कैपिटल है, वो ऐसे आएगा। पूछ रहा है इंदौर, भोपाल की दिशा, इंदौर कुछ कुछ ऐसी जगह पे है, ठीक है, यहाँ यहाँ कहीं पे। तो जो जबलपुर हो गया वो बीच में ना होके बल्कि उसके ईस्ट में हो गया, पूरब में, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट इस तरीके से गलत हो गया, ओके। फर्स्ट स्टेटमेंट इस तरीके से गलत हो गया क्योंकि पहले भोपाल है पश्चिम में, फिर उसके पूर्व में इंदौर है, फिर उसके पूर्व में जो है वो जबलपुर है, ठीक है। तो पहला स्टेटमेंट गलत हो गया। अब दूसरा है औरंगाबाद का अक्षांश वडोदरा व पुणे के अक्षांशों के बीच में है। इस बार पूछ रहा है अक्षांश के बारे में, ये ध्यान देना, इस बार अक्षांश के बारे में पूछ रहा है। अक्षांश क्या होता है, ये वाली लाइन, ये पैरेलल लाइन्स होती हैं, ठीक है। तो पूछ रहा है कि औरंगाबाद का अक्षांश, औरंगाबाद किधर है, औरंगाबाद है यहाँ पे, ये रहा औरंगाबाद, ठीक है। ये वाला सॉरी ये वाली लाइन औरंगाबाद की हो गई। और फिर उसके बाद दूसरी जो हमें देखना है वडोदरा। वडोदरा कहाँ पे है, वडोदरा गुजरात में है यहाँ पे, ठीक है। और पुणे, पुणे का अक्षांश जो है, पुणे है यहाँ पे। तो कह रहा है कि क्या ये जो सॉरी पुणे का यहाँ पे है, ये पूछ रहे हैं कि ये जो औरंगाबाद है क्या ये बड़ोदरा और पुणे के बीच में है। तो डेफिनेटली यहाँ पे दिख रहा है पुणे के बीच में है, ठीक है, काफ़ी डिफरेंस है। ये थोड़ा आपको सेकंड स्टेटमेंट जो वो सही है। थर्ड स्टेटमेंट बेंगलुरु की अवस्थित चेन्नई की तुलना में अधिक दक्षिणावर्ती है, ये काफ़ी कैची क्वेश्चन है, ठीक है। अब यहाँ से देखिए चेन्नई यहाँ पे है, ओके, बेंगलुरु यहाँ पे है। लेकिन जब हम यहाँ से देखने से एकदम लग रहा होगा कि एकदम सीधी लाइन में है, लेकिन चेन्नई जो है थोड़ा सा नॉर्थ में है बेंगलुरु के, ठीक है। ये मैं इस तरीके से इसलिए बोल रहा हूँ ताकि अगर आप नहीं देख रहे हैं सिर्फ सुन रहे हो तब भी आपको कुछ चीज़ें याद हो जाएं। चेन्नई की जो अक्षांशीय पोजीशन है वो है 12 डिग्री 54 मिनट नॉर्थ, ठीक है। और बेंगलुरु का है 12 डिग्री 39 मिनट नॉर्थ। तो कुल मिला के 15 मिनट का जो है डिफरेंस है, अर्थात चेन्नई बेंगलुरु से 15 मिनट नॉर्थ में है। देखा, तो धोखा बहुत आराम से खाया जा सकता है, लेकिन आपको खाना नहीं है। खाना वाना खाइए, धोखा ना खाइए, ठीक है। उसके लिए मैप को पहले बढ़िया से स्टडी करिए, ठीक है, तब जाके धोखा नहीं खाएंगे, नहीं तो फिर धोखा खाएंगे तो फिर कैसे काम बनेगा। अगला आते हैं दूरस्थ बिंदु, डिस्टेंट पॉइंट। इसमें हमें ये जानना है कि इंडिया के जो एकदम एक्सट्रीम वेस्ट पे है, एक्सट्रीम ईस्ट पे है, एक्सट्रीम नॉर्थ पे है, एक्सट्रीम साउथ पे कौन कौन से पॉइंट्स है, कौन कौन से स्टेट से हैं, ठीक है। तो जैसे आपको पता है 31 अक्टूबर 2019 से मतलब 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर का पुनर्गठन जब से हुआ उसके बाद जो है वो यूनियन टेरिटरी बन गया है, ठीक है, यूनियन टेरिटरी। तो अगर राज्यों की बात करें तो इस समय सबसे उत्तरी राज्य हिमाचल प्रदेश, यही एक कैची पॉइंट है। बाकी तो आपको पता होगा कि पूर्वी राज्य जो है, सबसे पूर्वी राज्य अरुणाचल प्रदेश है, सबसे पश्चिमी राज्य गुजरात है, ये इसमें कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। दक्षिणी राज्य जो है तमिलनाडु है, लेकिन ये उत्तरी राज्य जो पहले जम्मू कश्मीर हुआ करता था अब हिमाचल प्रदेश हो गया। क्यों? क्योंकि जम्मू कश्मीर यूनियन टेरिटरी अर्थात केंद्र शासित प्रदेश बन चुका है, ठीक है। लेकिन अगर राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों सबको मिला के देखा जाए तो अभी भी लद्दाख सबसे नॉर्थ में और दक्षिणी भाग में सबसे जो है अंडमान एंड निकोबार द्वीप समूह है, ठीक है। और अगर मेन लैंड की बात करें, सिर्फ मेन लैंड की बात, तो कन्याकुमारी बोलते हैं ना, कश्मीर से लेके कन्याकुमारी। उसमें एक चेन्नई एक्सप्रेस का गाना भी है, कश्मीर तू मैं कन्याकुमारी, आगे मुझे नहीं पता, ठीक है। तो इस तरीके से कन्याकुमारी केप कबोरिन जो है भारत का वह स्थान जहाँ बंगाल की खाड़ी, अरब सागर तथा हिंद महासागर, इंडियन ओशन तीनों मिलते हैं, ओके। अब एग्जैक्ट पॉइंट जान लेते हैं कि कौन कौन सा एग्जैक्ट पॉइंट है जो हमारे एक्सट्रीम बिंदु है, सुदूरस्थ बिंदु है।
जैसे कि सबसे दक्षिण में जो पॉइंट है वो इंदिरा पॉइंट, जो कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार या बड़ा निकोबार द्वीप पर है इंदिरा पॉइंट, ठीक है। और भारत के मुख्य भूमि पर वही केप कमोरिन या कन्याकुमारी तमिलनाडु में है, ओके। एंड सबसे उत्तरी पॉइंट जो है, जैसे कि आपको पता चला अभी, लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास इंदिरा कोल है, ठीक है। इंदिरा कोल जो है लद्दाख में सियाचिन ग्लेशियर के पास है। एंड सबसे जो पश्चिमी पॉइंट है गुहार मोती गुजरात में, ओके। सबसे पूर्वी पॉइंट जो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में। स्टेट तो पता है, गुहार मोती आपको ये क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। तो इस तरीके से ये चीज़ें पता रहनी चाहिए। अब यहाँ पर मैप में एक बार देख लेते हैं। ये है हमारा ग्रेट निकोबार, ओके। ये ग्रेट निकोबार, ग्रेट निकोबार में सबसे दक्षिणी पॉइंट है इंदिरा पॉइंट, ओके। ये है इंदिरा पॉइंट। एंड जो कि सबसे दक्षिणतम बिंदु है। सबसे पूर्वी पॉइंट जो है वो है किबीथू अरुणाचल प्रदेश में, यहाँ पे, ओके। सबसे उत्तरी पॉइंट है इंदिरा कोल, जो कि सियाचिन का पार्ट है, लद्दाख में है। सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो है वो गुहार मोती गुजरात में है, ठीक है। और कन्याकुमारी यहाँ पे देख सकते हैं आप, ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर, ये तीनों जो है मिलते हैं। तो वही चीज़ बताया गया, ओके। कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। भारत का सुदूर पश्चिम का बिंदु है, सबसे पश्चिम का बिंदु। देखिए बहुत ध्यान से इसका ऑप्शन को देखना पड़ेगा, बहुत आराम से आप जान सकते हैं कि 68 डिग्री 7 मिनट जो है वही देशांतर रेखा है, गुजरात में है। लेकिन कैच है कि पश्चिम लिखा है, पश्चिम में नहीं, हमारा पूरा भारत ही पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। तो वो यही जहाँ पे पूर्व हो जाएगा, अर्थात ये सी वाला आंसर हो जाएगा। 68 डिग्री 7 मिनट पूर्व गुजरात में हमारा सबसे पश्चिमी बिंदु है। वो क्या है, वो गुहार मोती है, ओके। यहाँ पे देखेंगे कि भारतीय नगरों में कौन सा सबसे अधिक पूर्व की ओर स्थित है। ये थोड़ा सा मतलब इजी है। इसमें इन्होंने ये नहीं पूछा है कि अक्षांशीय स्थिति पर कौन कौन से पॉइंट हैं या देशांतरी लाइन पर कौन कौन ईस्ट वेस्ट में है। इसमें सीधा सीधा पूछ लिया है कि कौन सबसे पूर्व की ओर है, ठीक है, मतलब इस साइड में। तो देखना पड़ेगा इसके लिए भी मैप, ठीक है। मैप को ही देखते हैं। मैप में देखेंगे तो हमें देखना कौन कौन सा है। हैदराबाद, भोपाल। हैदराबाद कहाँ पे है, हैदराबाद है तेलंगाना की कैपिटल, यहाँ पे, ठीक है। और भोपाल है मध्य प्रदेश की कैपिटल, यहाँ पर। लगभग दोनों एक ही लाइन पे चल रहे हैं, ठीक है। लखनऊ जो है वो यूपी की कैपिटल है, वो यहाँ पर है, ये थोड़ा ज़्यादा पूर्व में हो गया, ठीक है। और फोर्थ ऑप्शन कौन सा था, फोर्थ ऑप्शन था बेंगलुरु, ठीक है। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा इन्होंने ऑप्शन दिया है। ये हो गया बेंगलुरु, ठीक है, ये हो गया भोपाल, ये हो गया तेलंगाना की कैपिटल हैदराबाद। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग क्या है कि लखनऊ, लखनऊ सबसे ईस्ट में है, सबसे पूर्व में है इन चारों में, ठीक है। जबकि भोपाल और हैदराबाद ये लगभग एक ही लाइन में हैं। अभी अगर हम देखें यहाँ पे, हैदराबाद का जो देशांतरी स्थिति है वो 78 डिग्री 23 मिनट, भोपाल की 77 डिग्री 23 मिनट, अर्थात भोपाल हैदराबाद से भी वेस्ट में है, मतलब कि भोपाल के पूर्व में है हैदराबाद, ठीक है। और बेंगलुरु जो है, बेंगलुरु है भोपाल से भी पूर्व में। वाह क्या बात है। देखिए 77 डिग्री 19 मिनट, बड़ा इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन इन्होंने बना दिया। भोपाल है यहाँ पर, ठीक है। यहाँ से आते आते अगर आप देखेंगे तो लगभग एकदम सेम लाइन पड़ेगा, लेकिन फिर भी बेंगलुरु भी जो है भोपाल से पूर्व में। बड़ा इंटरेस्टिंग है ये, मतलब अगर आप ये क्वेश्चन नहीं करते तो बहुत मुश्किल हो जाता, आपको लगता है कि बेंगलुरु ही जो है उधर होगा। लेकिन बेंगलुरु चेन्नई से साउथ में भी है, बेंगलुरु जो भोपाल से पूर्व में भी है। दोनों ही इंटरेस्टिंग पॉइंट है। अगला जो चैप्टर है उसमें हम देखेंगे सीमावर्ती देश, बॉर्डरिंग कंट्री। लेकिन उससे पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि देखिए अगर लेक्चर का कंटेंट और उसकी क्वालिटी पसंद आ रही है तो आप अपने आप ही इसको चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। लेकिन अगर आपने कभी हल्का सा भी कुछ ऐसा प्रयास किया हो ऑनलाइन या इंटरनेट पे या यूट्यूब पे, एक छोटा सा शॉर्ट वीडियो भी बनाने की कोशिश किया होगा, तो आपको आइडिया लग ही जाएगा कि कितना एफर्ट लगता है, ठीक है, एफर्ट लगता है। तो इस एफर्ट को सराहने के लिए अगर आप इतनी दूर तक आए हैं
उस एफर्ट के लिए आप चैनल को मतलब वीडियो को लाइक करें, ठीक है। बाकी अगर सीरीज़ पसंद आ रही, कंटेंट पसंद आ तो ऑब्वियसली आप खुद से ही सब्सक्राइब करेंगे, ताकि अगले जो आने वाली वीडियो हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल सके, ठीक है। चलिए चलते हैं सीमावर्ती देश, बॉर्डरिंग कंट्रीज़ के बारे में जान लेते हैं। भारत के निकटतम पड़ोसी देश कौन? पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश, मालदीव व श्रीलंका है। याद करने से तो नहीं याद होगा, लेकिन जब मैप आप पता होगा ना, मैप से सटे हमारे इंडिया से सटे हुए कौन कौन सी कंट्री, अपने आप याद हो जाएगा। देश की सीमाएं प्राकृतिक एवं मानव निर्मित दोनों हैं। प्राकृतिक तो जैसे हो गया, ठीक है, मालदीव से हो गया, श्रीलंका से, जो अलग अलग अपने आप अलग है। मानव निर्मित का मतलब जो हमने खींची है, जैसे बांग्लादेश से हो गया, पाकिस्तान से हो गया, ठीक है, जो हमने खुद से खींची हैं, तो वो मानव निर्मित। स्थलीय सीमा में ये सब ठीक है, उत्तर में चीन नेपाल, उत्तर पश्चिम में अफगानिस्तान, पश्चिम में पाकिस्तान, पूर्व में बांग्लादेश, म्यांमार तथा उत्तर पूर्व में भूटान से मिलती है। पश्चिम में पाकिस्तान तथा पूर्व में बांग्लादेश के साथ जो भारत की सीमाएं हैं वो है कृत्रिम अथवा मानव निर्मित, ठीक है, आर्टिफिशियल है, क्योंकि उसको सीरियल रेड क्लिप जो थे उन्होंने 1947 में खींचा था, ठीक है। भारत के सीमावर्ती देश बहुत ही अच्छा मैप हमको दिखा, ये घटना चक्र में दिया हुआ था, तो वहीं से हमने उठा लिया, ठीक है। ये देखिए एक बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट आपको हम याद दिलाना चाहेंगे कि जम्मू कश्मीर अब सिर्फ पाकिस्तान से ही सटा हुआ है। पहले क्या पूरा जम्मू कश्मीर हुआ करता था, ठीक है, तो इसको बोल देते हैं कि भाई ये अफगानिस्तान से भी जम्मू कश्मीर लगता था, चीन से भी लगता था। लेकिन अब जब जब जम्मू कश्मीर जो है यूनियन टेरिटरी हो गया है, केंद्र शासित प्रदेश, तो वो सिर्फ अब पाकिस्तान से लगा हुआ, बाकी चाइना से और अफगानिस्तान से लगने का काम किसका हो गया है? लद्दाख का हो गया है, ठीक है। उसके साथ हो गया कि ये देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, सिक्किम एंड वेस्ट बंगाल, ये जो है नेपाल से लगते हैं। नेपाल से 5 स्टेट हमारे लगते हैं, ठीक है। सिक्किम जो है भूटान और चीन से भी लगता है। इस तरीके से देखिए अरुणाचल प्रदेश जो हो जाएगा हमारा, भूटान से लगता है, चीन से लगता है, इधर म्यांमार से लगता है, ठीक है। नागालैंड म्यांमार से लगता है, मणिपुर म्यांमार से लगता है, मिजोरम म्यांमार से लगता है और वेस्ट बंगाल से लगता है, ठीक है। त्रिपुरा तो तीनों तरफ से जो है वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है। आप देखें यहाँ पे त्रिपुरा जो है तीनों तरफ से वेस्ट बंगाल से घिरा हुआ है, ये है हमारा त्रिपुरा। तो वेस्ट हो गया, ईस्ट हो गया और साउथ, दक्षिण पूर्व पश्चिम में त्रिपुरा जो है बांग्लादेश से घिरा हुआ है। सिर्फ नॉर्थ में ये उत्तर में असम से घिरा हुआ है, इसलिए त्रिपुरा का नाम कहीं त्रिपुरा तो नहीं रखा गया, क्योंकि 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। असम टच करता है बांग्लादेश को, भूटान को, ठीक है। 2 ऐसे कंट्रीज है जिसको असम टच करता है। ये बड़ा कंफ्यूजिंग है। देखिए असम के नीचे ये हमारा मेघालय है, शिलोंग, ठीक है, मेघालय है। लेकिन आप ये जान लीजिए कि बांग्लादेश से असम भी टच करता है और भूटान को भी असम टच करता है, और तो और भूटान के साथ सबसे लंबी बाउंड्री जो है असम की ही बनती है, ठीक है। तो ये चीज़ें हो गई। और हमारा जो पश्चिम बंगाल है वो भी बांग्लादेश से टच करता है, तो इधर भूटान से हो गया, इधर नेपाल से हो गया। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कई कंट्री से टच करते हैं। नीचे हो गया श्रीलंका, ठीक है। अब आते हैं कि देख लेते हैं कि कौन सा देश जो है, किस देश को हमारे देश की कौन कौन से राज्य टच करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ हम सबसे ज़्यादा लंबी जो इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं, 4096.7 किलोमीटर, ठीक है। अच्छा, इसको याद करने का भी एक तरीका है, वो भी मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले ये जान लीजिए बांग्लादेश के साथ कौन कौन सी कंट्रीज हमारी जो है वो बॉर्डर शेयर करती हैं, स्टेट हैं। तो वो है पश्चिम बंगाल, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। इसको मैप से ही दिखाते हैं। बांग्लादेश से कौन कौन टच होता है, देखिए असम हो गया, मेघालय हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा हो गया और मिजोरम हो गया, ठीक है। तो ये हमारे 5 जो ऐसे स्टेट हैं, ये इनको टच करते हैं, ओके। इसको आई थिंक हमने पहले ही डिस्कस कर लिया है। आप इस चार्ट को देख के आप जो फिर से अगर पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं। चीन से इस समय जो है लद्दाख, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश, तो 5 स्टेट जो हैं चीन से भी टच होते हैं। उसके बाद तीसरे नंबर पे है पाकिस्तान।
पाकिस्तान की जो इंटरनेशनल बाउंड्री इंडिया के साथ शेयर होती है वो 3323 किलोमीटर है। लद्दाख, जम्मू एंड कश्मीर, पंजाब, राजस्थान और गुजरात, ठीक है। वेस्टर्न पार्ट पूरा सिर्फ पाकिस्तान से ही इंडिया का टच होता है। नेपाल से हो गया, उत्तराखंड हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, बिहार, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, ठीक है। म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की हम इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करते हैं। म्यांमार से अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, ये 4 स्टेट टच करते हैं। भूटान, भूटान से डिस्टेंस देखिए 699 किलोमीटर, 699 किलोमीटर की इंटरनेशनल बाउंड्री हम भूटान से शेयर करते हैं। कुछ ऐसे नहीं लग रहा कि जैसे कि 700 का हो तो 700 का प्राइस हो तो उसको 699 बेचे ताकि 700 ना लगे, कुछ थोड़ा अच्छा सा लगने के लिए, ठीक है। भूटान का इंडिया के साथ जो इंटरनेशनल बाउंड्री है वो 699 किलोमीटर है। इसीलिए हो सकता है कि मतलब इंडिया और भूटान के रिश्ते एवरग्रीन है, हमेशा से अच्छे बने हुए हैं। अफगानिस्तान सबसे कम बाउंड्री शेयर करता है इंटरनेशनल, वो सिर्फ लद्दाख से शेयर करता है, एकदम ऊपर आपने देखा। तो कुल मिला के हम जो है 15,106.7 किलोमीटर इंटरनेशनल बाउंड्री जो है अलग अलग कंट्रीज़ के साथ शेयर करते हैं। अभी वो बोनस पॉइंट आपको ये पता चल जाना चाहिए ये कि मतलब अगर ऑर्डर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा बाउंड्री कौन शेयर करता है तो वो है बांग्लादेश, ठीक है। इसको हिंदी में लिखा जाना उचित रहेगा, बांग्लादेश, ठीक है। बा और उसके बाद चाइना है, फिर पाकिस्तान है, फिर नेपाल है। बचपन, ये जो शब्द बनता है ना बचपन, इसीलिए बनाया गया है कि ताकि आपको पता चल जाए कि बांग्लादेश सबसे ज़्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री शेयर करता है इंडिया के साथ। उसके बाद चा से चीन है, फिर पा से पाकिस्तान है, फिर ना से नेपाल है, और सबसे कम कौन शेयर करता है? अफगानिस्तान, ठीक है। चलिए अगले स्लाइड पे चलते हैं। ये चीज़ हमने बता ही दी, सबसे लंबी स्थलीय सीमा बांग्लादेश का, सबसे छोटी सीमा अफगानिस्तान के साथ, ठीक है। और ये सब कुछ नहीं, उत्तर में हिमालय, पूर्व दक्षिण पूर्व में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, दक्षिण पश्चिम में अरब सागर भारत की प्राकृतिक सीमाएं बनाते हैं, ठीक है। अब ये देख लीजिए कि कौन सा ऐसा स्टेट है जो एक से अधिक देशों से टच होता है। तो जैसे लद्दाख हो गया, लद्दाख हो गया हमारा, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं, ठीक है। लद्दाख होगा, ये रहा लद्दाख, ठीक है। अफगानिस्तान से टच हो रहा है, पाकिस्तान से टच हो रहा है, चाइना से टच हो रहा है, तो ये 3 कंट्रीज से लद्दाख टच हो रहा है। उत्तराखंड हो गया, उत्तराखंड हो गया ये चाइना से टच हो रहा है और नेपाल से, ठीक है। तो चाइना और नेपाल से उत्तराखंड टच हो रहा है। एंड पश्चिम बंगाल जो है, वेस्ट बंगाल, तो बांग्लादेश से टच हो रहा है, नेपाल से टच हो रहा है और भूटान से टच हो रहा है। सिक्किम, सिक्किम किससे टच होता है? सिक्किम बहुत छोटा सा स्टेट है हमारा, लेकिन 3 कंट्रीज को वो भी टच करता है। एक तो इधर हो गया चाइना हो गया, भूटान हो गया, इधर नेपाल हो गया, ठीक है। असम, असम को मैंने बताया कि बहुत इंपॉर्टेंट इसकी लोकेशन हो जाती है। जनरली आप सोचेंगे कि असम के नीचे मेघालय है, पूरा बांग्लादेश को कवर करेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। असम जो है बांग्लादेश को भी टच करता है और भूटान को भी टच करता है, और साथ ही साथ भूटान के साथ असम की ही सबसे लंबी बाउंड्री है, ये मैंने बताया। अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश हो गया चाइना, म्यांमार और साथ ही साथ भूटान को टच करता है, ठीक है। मिजोरम जो हो गया इधर एक साइड में म्यांमार को और दूसरे साइड में बांग्लादेश को टच करता है, ठीक है। आगे पे चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। अब हम देख लेते हैं कि हमारे देश की जो इंटरनेशनल लाइन्स हैं उनको क्या क्या बोला जाता है, ठीक है। जैसे कि मैंने बताया, इंडिया और पाकिस्तान के बीच जो सीमा रेखा खींची गई है उसको अध्यारोपित बाउंड्री बोलते हैं, अध्यारोपित सीमा, या यूँ क्यों है कि सुपर इम्पोज्ड, ठीक है। सुपर इम्पोज्ड जो कि मतलब आर्टिफिशियली खींची गई है, जो बाह्य शक्ति द्वारा आरोपित की जाती है उसे सुपर इम्पोज्ड या अध्यारोपित बाउंड्री बोलते हैं, ठीक है। जो कि 1947 में भारत और पाकिस्तान ने ग्रेट ब्रिटेन द्वारा अध्यारोपित करवाया था इस सीमा को, ठीक है। किसने किया था? रेडक्लिफ, सीरियल रेडक्लिफ के द्वारा इस लाइन को खींचा गया था इंडिया और पाकिस्तान के बीच में 1947 में, इसलिए इसको रेडक्लिफ लाइन भी बोलते हैं, ठीक है। इंडिया पाकिस्तान के बीच में रेडक्लिफ लाइन। और सेम टू सेम जो है चीन और भारत के बीच में मैकमोहन लाइन, क्यों? क्योंकि 1914 में सर हेनरी मैकमोहन ने खींचा था, ठीक है। अफगानिस्तान और भारत के बीच में डूरन रेखा, डूरन लाइन खींची जाती है। 1893 में भी ब्रिटिश कर्नल मोर्टियर डूरन ने खींचा था, ठीक है। तो इंडिया पाकिस्तान सर सीरियल रेडक्लिफ रेखा, ठीक है। उसी तरीके से जो है इंडिया और बांग्लादेश की जो बाउंड्री है वो भी रेडक्लिफ लाइन बोली जाती है, ठीक है। इंडिया चाइना की मैकमोहन लाइन, इंडिया अफगानिस्तान की डूरन लाइन, ठीक है। इस तरीके से अब यहाँ मैप में देख लीजिए कौन क्या है। तो ये जो हो गया,
ये रेड क्लिफ लाइन हो गई, ठीक है। उसी तरीके से यहाँ पे देखिए ये रेड क्लिफ लाइन होगी बांग्लादेश से भारत का और पाकिस्तान से, ठीक है। फिर LOC लाइन ऑफ कंट्रोल, फिर उसके साथ ये देखिए अफगानिस्तान के साथ डूरन रेखा, डूरन लाइन जो है अफगानिस्तान की थोड़ी सी खींची गई है। और चाइना के साथ ये हो गया मैकमोहन लाइन, ओके। तो ये 3-4 जो बाउंड्रीज थी वो आपको पता हो गई। अब देखते हैं कि हमारा जो समुद्री बॉर्डरिंग कंट्री है वो है श्रीलंका, ठीक है। श्रीलंका जो इंडिया से पाक जल डमरू मध्य से अलग होता है, ठीक है। जल डमरू मध्य मतलब वही है कि जो दो स्थल स्थल भूमि के बीच में श्रीलंका और इंडिया के बीच में एक पानी का जो मार्ग होता है वही स्ट्रेट बोलते हैं उसको। तो पाक जल डमरू मध्य है, ठीक है। यह पाक जल डमरू मध्य जो है ये बंगाल की खाड़ी ये हो गया और गल्फ ऑफ मन्नार की खाड़ी को के बीच में आता है, अर्थात उनको सेपरेट करता है, ठीक है। इसका पाक स्टेट इसलिए बोला गया क्योंकि इसको रॉबर्ट पाक के नाम पर रखा गया है, ओके। तो चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। भारत म्यांमार के मध्य हिमालय की उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, हिमालय की ये पर्वत श्रेणियाँ उत्तरी पूर्वी पर्वत श्रेणियाँ, जैसे हो गया आपका अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। पटकाई बूम, नागालैंड हो गया नागा हिल्स, मणिपुर हिल्स, मिजोरम हिल्स, ठीक है, त्रिपुरा हिल्स। इस तरीके से ये जो है इंडिया और म्यांमार के बीच में ये हिल्स वाली बाउंड्रीज बनती हैं। और इंडिया और म्यांमार की जो लाइन है बाउंड्री लाइन वो इरावदी नदी द्वारा डिसाइड होती है। ये देखिए इरावदी नदी जो है म्यांमार में बह रही है, इंडिया के बॉर्डर पे भी बह रही है, ठीक है। इंडिया और म्यांमार के बॉर्डर पर कौन सी नदी बहती है? इरावदी नदी, बस इतना जान दीजिए, ठीक है। त्रिपुरा राज्य जैसे मैंने पहले बताया 3 तरफ से बांग्लादेश से घिरा है, ठीक है। उसी तरीके से लद्दाख एवं सिक्किम भी 3 तरीके से इंटरनेशनल बाउंड्री से, ठीक है। सिक्किम का क्या हो गया? सिक्किम का ऐसा है, इधर भूटान हो गया, इधर जो चीन हो गया, इधर नेपाल हो गया, ठीक है। और लद्दाख का क्या है? लद्दाख का इधर अफगानिस्तान हो गया, इधर पाकिस्तान हो गया, इधर चाइना हो गया, इस तरीके से, ठीक है। लद्दाख, सिक्किम और त्रिपुरा जो है 3 तरह से अंतर्राष्ट्रीय सीमा से घिरे हैं। लेकिन त्रिपुरा की खासियत ये है कि तीनों तरफ से ये खाली बांग्लादेश से घिरा हुआ है, ठीक है। तो ये अकेला ऐसा राज्य जो 3 तरफ से घिरा है और सिर्फ एक ही कंट्री से घिरा है। भारत और बांग्लादेश की सीमा पश्चिम बंगाल में 2216 किलोमीटर, ठीक है। तो ये बहुत माइनर डिस्टेंस, बस इतना जानना जरूरी है कि सबसे ज़्यादा बांग्लादेश जो है पश्चिम बंगाल के साथ बाउंड्री शेयर करता है। उसके बाद जो है वो त्रिपुरा के साथ शेयर करता है, क्योंकि त्रिपुरा के तीनों तरफ से घेरा हुआ है ना। बांग्लादेश के बाद त्रिपुरा के साथ शेयर करता है, फिर मेघालय, क्योंकि मेघालय उसके ऊपर ही बैठा हुआ है, ठीक है। फिर हो गया मिजोरम भी नीचे से यहाँ से पूरा लगा हुआ है। असम से थोड़ा सा टच होता है 263 किलोमीटर, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा पश्चिम बंगाल से और सबसे कम असम से। अरुणाचल प्रदेश जो है म्यांमार के साथ, इंडिया म्यांमार के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है 520 किलोमीटर। लेकिन ध्यान देने वाली बात ये है, ये एकदम सीधा क्वेश्चन ही है, इसको ध्यान दीजिए, सीधा क्वेश्चन है। मिजोरम बहुत ज़्यादा पीछे नहीं, मिजोरम जो है 510 किलोमीटर शेयर करता है। लेकिन म्यांमार के साथ इंडिया का जो स्टेट है जो सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है वो है अरुणाचल प्रदेश, 520 किलोमीटर, ठीक है। इसको हम देख चुके हैं। भारत भूटान के साथ सर्वाधिक सीमा असम, देखा मैंने पहले इसको बता दिया है कि जो असम जो है भूटान के साथ सबसे ज़्यादा बाउंड्री शेयर करता है। उसके पश्चात अरुणाचल प्रदेश हो गया, ठीक है। फिर पश्चिम बंगाल और सिक्किम बहुत छोटा सा अपने आप में 32 किलोमीटर। भारत और चीन के मध्य 3488 किलोमीटर की डिस्टेंस पूरी शेयर होती है, जिसमें सबसे ज़्यादा जो शेयर करता है वो लद्दाख शेयर करता है चाइना के साथ 1597 किलोमीटर। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, जानते हैं अरुणाचल प्रदेश पूरा चाइना से ऊपर ऐसे से लगा हुआ है, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा लद्दाख चाइना के साथ बाउंड्री शेयर करता है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश शेयर करता है, फिर उसके बाद उत्तराखंड, फिर सिक्किम, फिर हिमाचल प्रदेश, ठीक है। अब थोड़े क्वेश्चन पे आ जाते हैं, कौन कौन से क्वेश्चन है यहाँ पे। असम भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से लगा हुआ है, ठीक है। भूटान तथा बांग्लादेश की सीमाओं से, इसको हम डिस्कस कर ही चुके हैं। भूटान हो गया, इधर बांग्लादेश हो गया, ठीक है। यहाँ पे देखिए ये जो है बांग्लादेश का असम के साथ बाउंड्री और इधर भूटान के साथ। इसको मैप को देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट मैप है ये। इस मैप को आप जितना अच्छे से देख सकें, जितना बार बार देख सकें और जितना माइन्यूटली देख सकें,
एक एक क्वेश्चन के साथ देखिए, अचानक से पूरा देखेंगे, पूरा एक साथ नहीं याद होगा। भूटान का आसाम जो है, भूटान को कहाँ टच करता है, यहाँ पर। बांग्लादेश को कहाँ टच करता है, यहाँ पर। तो इस तरीके से जो है तब आपको याद होगा, ठीक है। पश्चिम बंगाल भूटान तथा नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है। पश्चिम बंगाल कहाँ गया हमारा, पश्चिम बंगाल यहाँ पर है, भूटान यहाँ पर है तथा नेपाल की सीमा, बिल्कुल सही बात है, भूटान और नेपाल की सीमाओं से लगा हुआ है, सही बात है। मिजोरम बांग्लादेश तथा म्यांमार की सीमाओं से लगा हुआ है। मिजोरम हमारा कहाँ गया, मिजोरम यहाँ पर है, वो म्यांमार से इधर लगा, इधर जो है बांग्लादेश से लगा पूरा, ठीक है। तो ये तीनों ही कथन एकदम से सही है, ए बी सी तीनों ही सही है, ठीक है। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्न में से किस राज्य की सीमा बांग्लादेश से नहीं मिलती है। बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है इसमें। बांग्लादेश से कौन से राज्य की सीमा नहीं मिलती है। मेघालय पता है आपको, बांग्लादेश के ऊपर ही बैठा हुआ है। त्रिपुरा को तीन तरफ से मेघालय ने घेरा, बांग्लादेश ने घेरा हुआ है। मिजोरम एकदम नीचे में है, नीचे जो है बांग्लादेश से सटा हुआ है, ठीक है। मणिपुर की सीमा, मणिपुर की बाउंड्री बांग्लादेश से नहीं मिलती, ठीक है। मणिपुर में इतना वायलेंस हुआ, वहाँ पर गवर्नमेंट नहीं गई, तो बांग्लादेश जो विदेशी गवर्नमेंट वो कहाँ पहुँचेगी। तो इस तरीके से आप जान सकते हैं कि बांग्लादेश जो है मणिपुर को टच नहीं करता, इंडिया की गवर्नमेंट नहीं टच की, ठीक है। तो कौन से भारतीय राज्य की अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है। म्यांमार से, देखिए क्वेश्चन ही सीधा आ गया, अरुणाचल प्रदेश, अभी हमने इसको डिस्कस किया था, 520 किलोमीटर, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल हमेशा होते हैं जब क्रोनोलॉजी या ईस्ट टू वेस्ट ऐसे सेट करना होता है। तो पूछ रहा है कि पाकिस्तान से सटा हुआ कौन कौन से स्टेट हैं। जम्मू कश्मीर तो है, ठीक है। हिमाचल प्रदेश नहीं है, हिमाचल प्रदेश नहीं है। पंजाब राजस्थान है, लेकिन हिमाचल प्रदेश नहीं, तो पहला गलत हो गया। पंजाब है, ठीक है। जम्मू कश्मीर भी है, राजस्थान भी है और गुजरात भी है, तो यही सही हो जाएगा, बी, ठीक है। आपको मैप में इसको देखना पड़ेगा। नेपाल के पड़ोसी भारतीय राज्यों का युग्म है। भारतीय राज्यों का, तो क्या भूटान भारतीय राज्य दूसरा कंट्री है, ठीक है, पहला गलत हो गया। इस तरीके से देखिए ऑप्शन एलिमिनेशन से भी आप कर सकते हैं अगर आपको नहीं पता हो। असम बिहार अलग अलग कंट्रीज वो स्टेट है, लेकिन ये है कि नहीं है। सिक्किम और बिहार नेपाल के पड़ोसी, आपको अगर रिलेटिव मैप में इनकी रिलेटिव पोजीशन पता होगी, सिक्किम यहाँ पर है, ठीक है, और बिहार पूरा नेपाल के नीचे ही लगा हुआ है, तो ऑब्वियसली सिक्किम और जो बिहार वो टच करते हैं। असम नेपाल को कहाँ टच करेगा भाई, असम असम तो बिल्कुल नहीं टच करेगा, है ना। वेस्ट बंगाल ने उसको आके ब्लॉक कर दिया यहाँ पे। असम मुश्किल से भूटान तक पहुँच पाता है। तो तीसरा ऑप्शन भी गलत हो गया, दूसरा सही है। उत्तर प्रदेश और हरियाणा, हरियाणा तो इधर आ गया भाई, इधर एकदम इधर वेस्ट साइड में, नेपाल कहाँ पहुँचेगा। तो इस तरीके से आप जो ऑप्शन एलिमिनेशन के थ्रू भी कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको मैप की पोजीशन पता हो, ठीक है। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। आशा करता हूँ कि आपको चीज़ें आराम से समझ में आई होंगी, और पीडीएफ का कंटेंट जो है, जो हमारा मतलब इस सीरीज़ का लेक्चर का जो कंटेंट है वो इंटरेस्टिंग लग रहा होगा, क्योंकि काफ़ी मेहनत हो रही है इस पर, ठीक है। काफ़ी रिसर्च, काफ़ी चीज़ें गूगल से लाके हम इंक्लूड कर रहे हैं, सारा कुछ वहीं से नहीं है। तो अगर अच्छा लग रहा हो तो डेफिनेटली सब्सक्राइब करिएगा चैनल को, और लाइक तो हर हाल में करिए कि यहाँ तक आप पहुँचे हैं इस मेहनत को सराहने के लिए, ठीक है। और भी अगर शुभचिंतक है अपने फ्रेंड्स के, तो उनके साथ भी शेयर करिए। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस सेशन। मिलते हैं अगले सेशन, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद एंड थैंक यू।